नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी यहाँ चल रही होगी, क्योंकि हमारा जो सीटेट का पेपर है वो 14 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। उसकी आप यहाँ पर बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि बुक से तो आपने बहुत अच्छा मैटर पढ़ लिया होगा। तो अब जैसे एग्जाम हमारी नज़दीक आती जा रही है, तो उसी क्रम में हम आपके सामने एक एक क्लास, यानी कि जो जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं उनकी क्लास हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो साथियों आज हम आपके सामने जो कौन सी क्लास लेके आ रहे हैं वो आपको थंबनेल पे दिखाई दे रही है। आज हम जीन पियाजे की जो हमारी क्लास रहने वाली है, क्योंकि हमेशा मैं यूं कहूं कि ये जो जीन पियाजे की जो क्लास है इसके अंदर से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जब 2011 से सीटेट की जो परीक्षा आयोजित होती जा रही है उसमें 1 या 2 प्रश्न, कभी कभी तो 2 से 3 प्रश्न भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए सीटेट के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो हमारा सेंटर टीचर जो बोर्ड है उसके द्वारा आयोजित करवाया जाता है। तो इसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट मैं कह सकता हूं, एक तो जीन पियाजे होंगे, एक वाइगोस्की होंगे और एक कोहलबर्ग होंगे। तो तीनों में से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हमारी इन तीनों में से पहली क्लास जीन पियाजे की रहने वाली है। तो आप सभी जीन पियाजे की जो क्लास है उसे अच्छे से देखेंगे, सभी साथियों को वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। जीन पियाजे, साथियों जीन पियाजे की हम थोड़ी बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इनका जो जन्म है वह 1896 में हुआ था। लेकिन इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे किस तरह के मनोवैज्ञानिक है, तो यह एक रचनावादी है। रचनावादी का मतलब होता है कि मतलब बच्चों को नई नई एक्टिविटी करवाना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चे सीखें। किस तरह? इन्होंने तो अपने 3 बच्चों के ऊपर ही प्रैक्टिकल किया था। एक तो इनका बेटा था, 2 बेटियां थी। तो इन्होंने जो रचनावादी जो ये शब्द बताया है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका एक अलग से टॉपिक भी है। मैं आपको बताऊं कि जो हमारा जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं तो जो आजकल स्कूल एजुकेशन यानी कि जो क्लास का एनवायरनमेंट है, हमारा जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर किस तरह की टीचिंग लर्निंग यहाँ पर करवाई जा रही है। एक बच्चे को सेंटर में रखकर, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें टीचिंग लर्निंग करवानी है। तो उसकी बात जीन पियाजे पहले ही कह चुके हैं। आगे देखते हैं साथियों, जीन पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, कौन सा सिद्धांत दिया गया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि मैं कहूं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी गई है। तो आप एक बात तो ये क्लियर कर लें कि जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। कौन सा दिया गया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक पुस्तक इनकी बड़ी महत्वपूर्ण आती है कि बाल चिंतन की भाषा इन्होंने पुस्तक लिखी है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो चिंतन के माध्यम से ही अपनी जो लैंग्वेज है उसका क्या करें? डेवलपमेंट करें। चिंतन के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। इन्होंने ये भी कहा है, अभी हम आगे बात करने वाले हैं। तो साथियों इनको मैं कहूं, यहां लिखते हैं अपन, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसको कह रहे हैं? जीन पियाजे को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बच्चों की जो शिक्षा पद्धति है उसको लेकर यहाँ पर बेहतर काम इन्होंने किया है। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान का निर्माता होते हैं। यानी कि बच्चों को एक्टिव लर्नर इन्होंने कहा है कि एक्टिव होकर बच्चे जितने ज्यादा सीखेंगे वो बहुत अच्छे आगे उनका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा, एक मिनट, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यानी कि बच्चों को इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है कि जब हम छोटे बच्चे को शुरुआत से ही, यानी कि बचपन से ही अगर उनको इस तरह का एनवायरनमेंट हम पैदा कर दें तो वो अपने दिमाग से नई नई चीजें को खोजबीन, यानी कि डिस्कवरी जो लर्निंग हम कहते हैं वो शुरू यहाँ कर देते हैं। तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक इन्होंने कहा है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। अब रचनावादी थे तो रचना की बात करेंगे ही। अगला है
पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती जाती है, क्या आती है, जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। सीधी सी बात है साथियों, जब हम दिमाग में किसी चीज का चिंतन करेंगे तो हम दिमाग में उसका क्या बना लेंगे, कॉन्सेप्ट बना लेंगे। आपको पता है सीटेट की तैयारी करने से पहले आपने सोचा होगा कि मुझे कहाँ कोचिंग करना है, कौन सा सिलेबस क्या है, कौन कौन सा हमने कंटेंट पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट तो बनाया होगा ना। तो हर इंसान जो कुछ भी करता है तो उससे पहले दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ बनाता है, यानी कि रचना करता है। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने थिंकिंग के बारे में कहा, यानी कि चिंतन को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेगा तो वो अच्छे से उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, यानी कि विकास होगा। अगर अगर हमें क्या करना चाहिए ये बताएं मुझे। आप सीटेट की जो तैयारी है उसको लेकर आप चिंता करोगे, चिंतन करोगे? साथियों में चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, हमें हर चीज का चिंतन करना है, क्योंकि चिंतन करने से ही सॉल्यूशन मिलता है। आगे है एक्टिव लर्नर, यानी कि सक्रिय होकर बच्चों को क्या करना है, सिखाना है, अधिगम करवाना है। अब देखिए चित्र के अंदर अच्छे से दिखाई दे रहा है कि बच्चा किस तरह एक्टिव होकर यहाँ पर लर्न कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में इन्होंने कहा है, यानी कि लचीलापन के बारे में कहा है कि जो बच्चे होते हैं साथियों, जो बच्चे होते हैं इनको जो हमारा स्कूल का पाठ्यक्रम है वो बच्चों के अनुसार कैसा होना चाहिए। जो हमारा यानी कि जो बच्चों का पाठ्यक्रम ये होता है यह लचीलापन होना चाहिए या फिर हार्ड होना चाहिए। बच्चों के अनुसार बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वह कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। साथ ही साथ आप मुझे बताएं, हम जो भी को करिकुलर जो एक्टिविटी बच्चों से करवाते हैं स्कूल के अंदर, तो वह बच्चों के अनुसार होनी चाहिए या फिर एक टीचर के अनुसार होनी चाहिए? वह भी बच्चों के अनुसार ही होनी चाहिए। तो हमें यह ध्यान में रखना है, जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चों को आप जितना लचीलापन उनको जैसे एनवायरनमेंट देंगे बच्चे उसी तरह सीखेंगे। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह कहता है कि संज्ञान का मतलब क्या होता है। संज्ञान का मतलब साथियों यहां होता है कि सीखना, जानना, चिंतन करना। तो मतलब आप ये बताएं, जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी तो उस समस्या का हम समाधान कब करेंगे, जब हम चिंतन करेंगे। उसके बारे में हमारा जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, यानी कि संज्ञान है, दिमाग उसको अच्छे से यूज करेंगे, तभी तो हम हर समस्या का समाधान करेंगे। चित्र के माध्यम से बच्चा यहाँ समस्या का समाधान करने में जुटा हुआ है, यानी कि हर कोई मुश्किल आती है तब हम उससे लड़ेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हर मुश्किल से लड़ना है। अगला है मेंटल प्रोसेस, यानी कि साथियों जो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है ये एक तरह से बौद्धिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, मैं कहूं यह एक सेकंड, यह एक कैसी प्रक्रिया कह सकते हैं हम इसको एक बौद्धिक या फिर मानसिक, हम इसे कौन सी प्रक्रिया कहेंगे, बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया हम कहने वाले हैं। यानी कि ये सारा का सारा जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये किस पे आधारित है, पूरा एक मानसिक विकास पर ही आधारित है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा है देखो जीन पियाजे ने बहुत अच्छी बातें कही है, हमें भी सीखना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के द्वारा कौन कौन से यहां पर कॉन्सेप्ट दिए हैं। देखिए पहला आपके सामने दिख रहा है अनुकूलन। अनुकूलन को एडेप्टेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडेप्टेशन, यानी कि जो भी हमारा वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। वातावरण के अनुसार खुद को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। कहलाता नहीं कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। इस अनुकूलन के 2 पॉइंट यहां दे रखे हैं, दोनों पॉइंट देखिए। पहला यहां है आत्मसातकरण, आत्मसातकरण मतलब असिमिलेशन। दूसरा यहां है समायोजन, यानी कि अकोमोडेशन। तो
हम पहले देखते हैं आत्मसात्करण क्या होता है। साथियों, जो हमारा पहले का ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उस ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर पूछा गया है कि प्रीवियस जो नॉलेज है उसको हम हमारी जो नॉलेज में ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? क्या समायोजन कहलाएगा, क्या अनुकूलन कहलाएगा, क्या आत्मसात्करण कहलाएगा? बताइए क्या कहलाएगा? आत्मसात्करण कहलाएगा, असिमिलेशन यहाँ कहलाएगा। दूसरा होगा समायोजन। समायोजन यानी कि अकोमोडेशन। साथियों, सीधी सी बात है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन यानी कि चेंजेस करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। हम जिस भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में हम पहले की जो नॉलेज है उसमें थोड़ा चेंज करके अपने आप को ढाल लेते हैं, थोड़ा बदलाव हम कर लेते हैं, तो वह समायोजन कहलाता है। और साथियों, समायोजन हमें जीवन में यानी कि हर परिस्थिति में करना चाहिए। जिसने भी समायोजन नहीं किया है वो हमेशा दुखी रहा है, इसलिए समायोजन हमें बैठाना पड़ता है। अगला है संतुलन या साम्य धारण, जिसे कहेंगे इक्विब्रिएशन, यानी कि आत्मसात्करण और समायोजन के जो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन है। यानी कि जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, आत्मसात्करण और समायोजन के बीच अगर दोनों के बीच संतुलन बैठा लेगा वही साम्य धारण है, वही संतुलन है। और जो नहीं बैठा पाएगा वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगली बात जीन पियाजे ने क्या कही है, देखिए स्कीमा। स्कीमा के बारे में भी खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा हमारे दिमाग के अंदर जो भी हम चीजें सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो वही एक प्रकार से क्या है? स्कीमा है। स्कीमा दिमाग के अंदर जितनी भी चीजें हमारे दिमाग में भरी हुई है, हम चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोचिंग टीचर हो, चाहे तो दिमाग से निकल के आता है हमें किस व्यक्ति से हमें बात करना है, तो वो क्या है? स्कीमा है। देखिए, मानव के दिमाग में जो भी चीजें पहले से स्टोर है यानी कि भरी हुई है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्कीमा कहते हैं। साथियों, स्कीमा हर इंसान के अंदर होता है, उसके बस यही है कि उसको किस तरह यूज करना है, कहाँ कौन सी जगह दिमाग के अंदर कौन सी चीजें यूज करनी है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्म से ही होती है। सीधी सी बात है, जन्म से ही होती है। बच्चा पैदा होता है तभी से ही उसको जो भी चीजें दिखती है स्कीमा बना लेता है। आगे है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना व उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। यानी कि जो भी चीजें हमारे आसपास में है, दिमाग में है, उन सबको जोड़ना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। आगे है सबसे इंपॉर्टेंट है जो जीन पियाजे के द्वारा और जिसमें अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इनकी 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। इन चारों अवस्थाओं में से ही भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। देखते हैं कौन कौन सी अवस्था इनकी आती है साथियों। पहली अवस्था इनकी साथियों है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे कहेंगे हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज। कितने वर्ष की होती है? 0 से 2 वर्ष का इसमें बच्चे का एज होती है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष भी हो सकता है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें कितनी एज होती है? इसमें बच्चे की एज होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कितना एज होगी? 7 वर्ष से 11 वर्ष की एज होगी। चौथी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। कितना एज होगा इसमें? इसमें होगा 11 से 15 वर्ष। एग्जाम के अंदर साथियों मिलान वाले प्रश्नों में क्या पूछता है? ये चारों अवस्थाएं दे देता है और इनको जो ईयर है उनको ऊपर नीचे कर देता है। हमें लाइन टू लाइन बैठाना पड़ता है, तो आप एक बार में क्लियर हो जाएगा कि कौन सी स्टेज है, कितने वर्ष का इसमें एज होती है बच्चे की। चलो आगे बढ़ते हैं और एक एक की बात हम कर लेते हैं। पहली अवस्था की हम बात करेंगे। पहली अवस्था हमारी संवेदी पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। कितने वर्ष की होगी? 0 से 2 वर्ष की होगी। इसके अंदर साथियों बच्चा जन्म लेने के बाद अपनी जो भी अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम सीखता है। किस माध्यम से सीखता है? ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए कौन कौन सी होती है साथियों। नाक, आंख, हमारी जो स्किन, त्वचा, कान और जीभ, यानी कि आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। इन्हीं के अनुभवों से बच्चा सीखता है। कौन सी स्टेज में सीखता है?
0 से 2 वर्ष की स्टेज के अंदर सीखता है। देखिए और क्या होता है इस स्टेज में, हम देखते हैं इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की समझ बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है। यानी कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा अगर उसको खिलौना दिख जाएगा तो बच्चे को अगर खिलौना दिख जाएगा तो अगर बच्चे का खिलौना वह जो बच्चे को पसंद है वो खिलौना अगर गुम जाता है, खो जाता है, तो बच्चा क्या करता है, उस खिलौने के लिए रोता है। रोता है नहीं रोता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में वो खिलौना बैठा हुआ है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा इसके अंदर करता है। कौन सी एज में? सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। तो बच्चे वस्तुओं को पहचानने लग जाते हैं इस स्टेज में, 0 से 2 वर्ष वाली एज में। ठीक है साथियों, अगला है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की हम बात करेंगे इस एज के अंदर, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ठीक है, इसमें बच्चा अनुकरण यानी कि प्रतिबिंब या फिर प्रतिमूर्ति निर्माण, बच्चा अपने दिमाग में प्रतिबिंब बना लेता है। यानी कि अपने, जैसे कि बच्चा अगर ट्रेन बच्चे के सामने नहीं है फिर भी वह चुक चुक करता हुआ चलेगा नहीं चलेगा। मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो मैं थोड़ा उस हिसाब से ले रहा हूं। और मान लीजिए बच्चे यहाँ पर जो हम गांव के अंदर नहीं देखते, घोड़ा लेके चलाते हैं, वो खजूर का जो नहीं होता है उसको बीच में लगा के चल मेरे घोड़े टिक 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 चलना। तो वो एज बच्चों की कौन सी होती है? 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है नहीं होती है साथियों। तो बच्चे प्रतिबिंब बना लेते हैं, सिंबल बना लेते हैं। जीववाद के बारे में क्या कहा है जीन पियाजे ने? यह है लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव और सजीव वस्तुओं के बारे में। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन को जीववाद कहा जाता है। यानी कि जिन वस्तुओं के अंदर, यानी कि पानी की बोतल है या फिर मोबाइल, हम कुछ भी लें, ये निर्जीव वस्तुएं हैं साथियों। इनको भी बच्चा यहाँ पर सजीव पहचानता है। किस तरह पहचानता है? देखिए मैं आपको बताऊं कि हम एक सेकेंड, कि हम घर पे टीवी देखते हैं नहीं देखते हैं, सब लोग देखते हैं। तो यहां बच्चे जो होते हैं, मतलब मैं बताऊं आपको, इसके अंदर टीवी में डोरेमोन आता नहीं आता है, मोटू पतलू आता है। तो बच्चे किसको देखना पसंद करेंगे? बच्चे उन कार्टून को देखना पसंद करेंगे, जबकि हम उनको पसंद नहीं करते, हमें मजा ही नहीं आता, क्योंकि बच्चों को तो मजा आता है। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट होता है बच्चा वही काम करता है। नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो बच्चे, मतलब बिल्ली को देखा बच्चे ने, नहीं देखा, बिल्ली को देखा, उसके बाद बिल्ली की 4 टांगे देखी, पूंछ देखी, उसके बाद कुत्ता देखा, कुत्ते की भी 4 टांगे देखी। तो उन्होंने क्या कर लिया? पहचान लिया, यानी कि उनका क्या कर लिया उन्होंने? पहचान लिया। तो जीव और निर्जीव वस्तुओं को, मतलब बच्चा इस एज के अंदर पहचानता नहीं है, उनमें जीवात की, मतलब वो सजीव, निर्जीव में भी सजीव पहचानेगा और सजीव में भी निर्जीव पहचानेगा। तो ये संतुलन बच्चे का इस एज के अंदर बैठ नहीं पाता है। आत्म केंद्रित, यानी कि बालक केवल स्वयं की बातें करता है तथा दूसरों को ही कम महत्व देता है। इस एज के अंदर बच्चा ये सोचता है कि मेरी बातें सभी घर वाले सुने, मेरे को जो पसंद है वही आप सभी को पसंद है। अहम केंद्रित, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म, इसमें वो नहीं है जो बड़ों वाली कि ईगो की भावना आ गई, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ केवल बच्चों को लेकर ही बात कर रहे हैं, जो 2 से 7 वर्ष के अंदर बच्चों में आती है। मुझे अगर यहाँ, अभी मैंने उदाहरण भी बताया कि जो कार्टून पसंद है, तो वो सभी घर वाले वही देखेंगे जो उस बच्चे को यहाँ पर पसंद है। अगला संरक्षण का मतलब मैं ये बताऊं कि एक गिलास हमने ये लिया और एक गिलास हमने ये लिया, दोनों के अंदर हमने बराबर मात्रा में पानी भरा, पानी बिल्कुल बराबर है, लेकिन अब बच्चे को जो बड़ी वाली साइज दिख रही है, बच्चे उसी को ही क्या बताएंगे कि ये बड़ा है, ये चाहिए मुझे। तो शेप और साइज में बच्चे यहां अंतर नहीं कर पाते हैं। कौन सी एज में नहीं कर पाते हैं? 2 से 7 वर्ष की एज में नहीं कर पाते हैं। क्रमबद्धता, यानी कि सीक्वेंस में जमाना, यानी कि यहां मोबाइल रख लिए, फिर उसके बाद बोतल रख लिए, तो बच्चा एक क्रम सेट नहीं कर पाता है। 2 से 7 वर्ष की एज में क्रम वाइज भी नहीं जमा पाता है। आगे है अगली है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 से 11 वर्ष। साथियों, मूर्त का मतलब है कि हम आंखों से देख रहे हैं,
उसके बाद ही हम चिंतन कर पा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर क्या करता है, देखकर ही चिंतन करेगा। बिना देखे बच्चा चिंतन नहीं करेगा। बिना देखे बच्चा चिंतन किस स्टेज में करेगा बताओ, आप सभी बताएंगे। वह करेगा ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो चौथे नंबर की स्टेज है ना 11 साल के बाद की, उसमें करेगा। यहां बच्चा मूर्त रूप से वस्तुओं को देखकर ही चिंतन करेगा। बच्चा इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जान लेता है। आगमनात्मक तर्कणा यानी कि उदाहरण के ऊपर आधारित होकर ही क्या करेगा बच्चा, तर्क चिंतन करेगा। बच्चे को हम जो भी उदाहरण देंगे उसी के बारे में ही सोचेगा। हम टीएलएम जो हमारा स्कूल के अंदर टीएलएम किट होता है उसको दिखाएंगे तभी बच्चा विचार करेगा। और जो भी हम खिलौने या प्रतिबिंब जो भी बच्चों को दिखाएंगे बोर्ड चार्ट के माध्यम से, तभी बच्चा यहाँ पर विचार करेगा। कौन सी एज में, 7 से 11 वर्ष की एज में। तार्किक चिंतन की अवस्था, इस एज के अंदर बच्चा केवल मूर्त वस्तुओं को देखकर ही करता है। साथियों यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था से बच्चा करने लगता है। अगर तार्किक चिंतन की अवस्था अगर पूछ ली जाए तो हमें 4th स्टेज बतानी है, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन अगर तार्किक चिंतन के साथ अगर ये जोड़ दे, केवल मूर्त वस्तुओं को देखकर अगर पूछ लिया जाए तो हमें बतानी है 3rd नंबर की स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसमें है 11 से 15 वर्ष। ये है 4थे नंबर की लास्ट स्टेज, जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। इस अवस्था में जो किशोर यानी कि किशोरावस्था, इसमें शुरुआत हो जाती है। मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करते हैं। अमूर्त चिंतन किस तरह करते हैं कि बिना मूर्त वस्तुओं को देखे ही अपने दिमाग से ही चिंतन करते हैं, योग्य हो जाता है। ठीक है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। इसमें मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है नहीं हो जाता। आप देख लीजिए 11 से 15 वर्ष है, इस एज में बच्चा पूरी तरह मानसिक रूप से डेवलप हो जाता है। निगमनात्मक तर्कणा यानी कि इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, क्योंकि ये बच्चा किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस स्टेज पे आ गया है, तो बच्चा नियमों के माध्यम से ही क्या करेगा, तर्क चिंतन करने लग जाता है। लेकिन अभी हमने इससे पहले पढ़ा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था पढ़ा, उसमें बच्चे की कौन सी एज थी, उसमें हमने जस्ट पढ़ा क्या, उसमें हमने आगमनात्मक पढ़ा था। आगमनात्मक के अंदर बच्चों को पहले उदाहरण मिलेगा, उसके बाद ही चिंतन करेगा। लेकिन इस फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर बच्चा निगमनात्मक तर्कणा करेगा। पहले बच्चे को मतलब नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। ठीक है, तो ये 2 क्यूरी आप समझ गए होंगे कि निगमनात्मक तर्कणा हमें कौन सा टिक लगाना है और आगमनात्मक के लिए कौन सा लगाना है। ठीक है साथियों, इसमें बच्चा समाज के बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी कि सोसाइटी के बारे में, फैमिली के बारे में और अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोच विचार करना शुरू कर देता है। कौन सी स्टेज के अंदर, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के अंदर। तो साथियों मेरे हिसाब से आज की क्लास कंप्लीट हो गई। जीन पियाजे को लेकर आज हम इतनी बात करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, एग्जाम नजदीक आ गई, शॉर्ट रूप से रिवीजन हम कर रहे हैं और आप सभी को ये जो क्लासेस आप ले रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ। अगला हमारा होगा बुद्धि का यानी कि इंटेलिजेंस का टॉपिक होने वाला है। उसके बाद हमारा वाइगोस्की होगा, कोलबर्ग होगा और हम अच्छे जो भी हम लग रहे हैं उन सारी क्लासेस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।